स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साल खत्म हुआ, नया साल शुरू हुआ, तो इसकी खुशी भी है और इससे होप्स भी हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। लेकिन जो साल बीता है उसकी भी एक रिपोर्ट कार्ड तो होनी चाहिए, जैसे आपकी हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है कि हमने किस चीज में कैसा परफॉर्म करा, किस सब्जेक्ट में हम कहां पहुंचे। तो इसी रिपोर्ट कार्ड को भारत के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेके, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, इसकी रिपोर्ट कार्ड को लेके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट हाउ डिड इंडिया परफॉर्म इन द ईयर 2023. Before that, I would like to give you the reference to all my social media handles. You will find these PDFs on my Telegram handle. Telegram handle का जो ID है that is Ayush Sanghis IAS Academy. इस Telegram ID पर जरूर सब्सक्राइब करें। आपको सारी PDFs प्लस आपको डेली बेसिस पे कौन से करंट अफेयर्स फॉलो करने चाहिए, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQs, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम हैंडल पे एक पोस्ट के रूप में दी जाती हैं। और इसी के साथ साथ आपको इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेटिव रील्स हम देते हैं, सो इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें। और ट्विटर पे हम लोग काफी अच्छा वैल्यू एडिशन करते हैं, क्वर्की वे में करते हैं और अपने ओपिनियंस भी शेयर करते हैं। तो ट्विटर पे भी आप मुझे इसी आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, आयुष सांघी IAS अकेडमी, आयुष सांघी ऑन इंस्टा एंड ट्विटर। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर आ चुका है, तो न्यू ईयर की सेल पे जितने भी GS फाउंडेशन के बैचेस हैं वो सारे के सारे डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं। उसी के साथ साथ 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए जो बैचेस हैं वो भी डिस्काउंट पे हैं। ऑल बैचेस आर ऑन हेवी डिस्काउंट्स अगर आप मेरा कोड यूज करें तो अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, फाउंडेशन एस्पिरेंट हैं, तो आप डेफिनेटली ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो है वो 2 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ है स्ट्रैटेजी एंड पॉलिटी सेशन से, तो आप जरूर इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये कोर्स दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो 5 जनवरी को कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप उस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीज कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस, तो आप सब्सक्राइब करें आज ही। मेरा कोड यूज करोगे तो आपको हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे। यू वुड बी एलिजिबल टू गेट हेवी डिस्काउंट्स विच आर न्यू ईयर डिस्काउंट्स। तो फाउंडेशन कोर्स जो है वो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए में, और SIP प्लस जो क्रैश कोर्स है 2023 के स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल है 5,500 रुपए में। So you are getting extra discounts of almost 10 to 15% on both the courses, and optional course also is available only at 10,000 rupees. तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो है स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे। तो क्या हुआ, मतलब इसी टाइम पे पिछले साल इन 2022 जनवरी वी वर ऑन अ रीफ्लेशनरी पोजिशन। रीफ्लेशन मतलब हम डिफ्लेशन में थे, वो रीफ्लेट कर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में या किसी भी अर्थव्यवस्था में एनी इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आर्थिक वृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई ग्रोथ होगी तभी ना इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन कैसे होगा? इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई तब हो रही है जब आप और हम खरीद रहे हैं। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल है। आप पेट्रोल मत डलवाओ, पेट्रोल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। आप मत खरीदिए चीजें नीचे आ जाएंगी। आप मत खरीदो, आप मत ट्रैवल करो, आप मत होटल में रुको, आप मत जूते खरीदो, आप मत कपड़े खरीदो। हम खरीदते हैं तभी तो चीज महंगी है, सिंपल। तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, इस वजह से यह चीज दर्शाती है कि ग्रोथ हो रही थी। लेकिन किसी को शायद बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो इस वजह से पूरी कायनात लग गई। और क्या मिला हमें? हमें मिला रशिया यूक्रेन वॉर।
तो द जर्नी फ्रॉम रिफ्लेशन टू रिसेशन इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग टुडे कि रिफ्लेशन हुआ और अब रिसेशन हो रहा है कि अब हम गर्त में जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस. सो the optimism was dashed early into the new year as Putin's invasions of Ukraine triggered the biggest land conflict in Europe since the Second World War. और ये जो होप्स है ये रीबाउंड करने वाली थी ग्लोबल इकोनॉमी को, लेकिन रिफ्लेशन से अब हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं. और ये चीज फिगर्स में रिफ्लेक्ट होती है, जहां पे अलग अलग संस्थाओं की जो है फिगर्स आई. आरबीआई की फिगर्स आई थी, आईएमएफ की फिगर्स आई थी, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स आई थी, जहां पे ग्रोथ फोरकास्ट जो 6% से ऊपर था वो ऑलमोस्ट 50% से स्लैश कर दिया है, आधा कर दिया है, 3-3.5% के बीच में ग्रोथ फोरकास्ट कर दिया है. यानी कि इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी इतनी ही ग्रो करने वाली है. और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, चाइनीज इकोनॉमी का ग्रोथ फोरकास्ट भी बहुत बुरा काटा है. उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है. इट वुड बी इंपैक्टिंग द एंटायर कंट्री. सो लेट्स हैव अ लुक एट द ग्रोथ फोरकास्ट दैट वाज डन बाय ऑल थ्री एजेंसीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो जीडीपी फोरकास्ट जो था वो आरबीआई ने 6.8%, 6.8%, वर्ल्ड बैंक ने 6.9% और आईएमएफ ने 6.8% करा था भारत के कॉन्टेक्स्ट में. और अब सच्चाई क्या है आप देख सकते हैं. इट रिवाइज्ड इट्स प्रोजेक्टेड फोरकास्ट फ्रॉम 6% to 3.2% एंड 2.7%. ये रिवाइज्ड फोरकास्ट है. द वीकेस्ट ग्रोथ प्रोफाइल सिंस 2001 एक्सेप्ट फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2008 में हुई थी. तो आप देख पा रहे हैं, यू आर एबल टू सी वेयर आर वी हेडिंग, हम किस तरफ हेड कर रहे हैं. जो फोरकास्ट हमने करी थी 6.8% की, और चलो हमने नहीं करी थी, ग्लोबल एजेंसीज ने भी जो करी थी वो भी इसी के आसपास थी, वो अब उन्हीं ग्लोबल एजेंसीज ने आधे से ज्यादा काट दी है. हम 3-3.5% के बीच जो है वो आके स्टेबल रह जाएंगे, वहां से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. तो अब देखते हैं हमने कैसा फंक्शन करा, हमने ऐसे क्या अच्छे कर्म करे, हमने कौन से कुकर्म करे जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ फोरकास्ट नीचे हो गया. लेट्स डिस्कस आवर रिपोर्ट कार्ड. तो क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं इसे. ये चीज आपको बहुत काम आएगी, बहुत फायदा देगी आपके एग्जामिनेशन में. GS2, GS3, GS4 आपको हर पेपर में इसकी हेल्प मिलेगी. सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2023 में. सो व्हाट आर द पॉजिटिव्स दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. क्या क्या पॉजिटिव्स हम डिस्कस करते हैं, ये सारे पॉजिटिव्स की लिस्ट प्लस उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं आज इस वीडियो में. तो क्या चीजें हैं जो कि ड्राइव करती हैं. देखिए, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ देखी जाती है कि डोमेस्टिकली उसे किन चीजों से ड्राइव करा जा रहा है. मतलब हम अंदर अपनी इकोनॉमी में अपने ऊपर डिपेंड करके इनहेरिटेड चीजों पे हम उस पे कैसे चल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं. दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी. तो द डोमेस्टिक ड्राइवर्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. जो डोमेस्टिक ड्राइवर्स रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ आउटलुक जो है काफी अच्छा दिख रहा था. इससे ये कैसे प्रूव होता है, क्योंकि पिछले ही महीने नवंबर 2022 में सेंसेक्स और निफ्टी यानी कि जो मार्केट्स हैं, बीएसई और एनएसई की इंडिसेस हैं, they touched a record all-time high. The markets crossed 63,000 and Nifty crossed 18,700, which was the highest pinnacle mark. ये बहुत बड़ी बात है. This is a very big thing. So we performed well. Along with that, क्या हुआ, इसके साथ साथ हमने इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को भी कंट्रोल करा. इन्फ्लेशन जो 7-8% तक पहुंच गया था, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो हम 6% के भीतर ले आए. The revised inflation as per the latest monetary policy review of RBI was 5.88%. और ये हुआ है आरबीआई के कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से. जो 6 महीने के पीरियड में उन्होंने की रेट्स, लेंडिंग रेट्स जो है बढ़ाए, 4% से 6.25% तक रेपो रेट चला गया, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं 5.88%. दिस इज द रिवाइज्ड इन्फ्लेशन रेट जो हम देख रहे हैं. सीपीआई, फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड हमें इंपैक्ट करता है डायरेक्टली. एंड द सेकंड इज 4.67%. ये सीपीआई जेनेरिक इन्फ्लेशन है जिसमें बाकी सारी चीजें भी आती हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन डेफिनेटली नीचे आया है. सो इट इज ड्रिवन बाय फॉल इन वेजिटेबल प्राइसेस. सब्जियां सस्ती हो गई, फल सस्ते हो गए, तो चीजें जो है वो नीचे आई हैं. दे हैव फॉलन, दे हैव कम डाउन.
इसके साथ साथ जो तीसरी चीज है वो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट का मतलब है, इसको टीबीएस सिंड्रोम भी कहा जाता है, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। ये जो टर्म है इसकी इजाद हुई थी किसी देश में, लेकिन इंडिया में पिछले 3-4 सालों में इकोनॉमिक सर्वे के तहत बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। इकोनॉमिक सर्वे 2019 के में एक चैप्टर था टीबीएस सिंड्रोम पे। तो ट्विन बैलेंस शीट मतलब दो चीजों की बैलेंस शीट, एक कंपनी और दूसरा बैंक। कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, कंपनी हैज बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक, तो इसकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है उधार दिया है, इसकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है उधार लिया है। ये डेटर है, ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी इसको रिकवर करना है, डेटर यानी इसको देना है। बोरोवर, लेंडर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम तब अराइज होती है अगर जिसने लोन दिया है वो लोन इसे वापस नहीं करता। इफ द बोरोवर इज नॉट एबल टू रीपे, सही सोचा, एनपीए। एनपीए जब होता है और वो रीपे नहीं कर पाता, जब आपको एआरसी, सारफेसी, आईबीसी और ये सी वो सी जब देखना पड़ता है, तो उस बेसिस पे आप ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में फंस जाते हो। इस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से आपको रिकवर करना होता है कि यहां से भी लोन हटाओ, यहां से भी लोन हटाओ, तो लोन्स को राइट ऑफ करना पड़ता है। पिछले 3-4 सालों में मिला के भारत सरकार, भारत के बैंकों ने मिला के 10 लाख करोड़ के लोन्स राइट ऑफ करे हैं। इस पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप जरूर जाके देखिएगा, केस स्टडीज बाय आयुष संघी। सो there has been significant deleveraging over the last 5 years with corporate debt to GDP ratio, मतलब GDP का कितना परसेंटेज डेट यानी कि उधार है, at its lowest in nearly a decade and a half, and bank books have shed much of the legacy bad loans. So debt to GDP ratio जो है वो ये चीज है, और यहां पे बैड लोन्स को हम अपनी बुक से हटाते हैं। ये टीबीएस की प्रॉब्लम जो है हम खत्म कर रहे हैं। We are trying to finish this problem off. इसके बाद आप देख सकते हैं ये ग्राफ क्या दिखाता है। व्हाट इज दिस ग्राफ शोइंग? बैंक जिस तरीके से लोन्स देता है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इट हैज लेड टू अ राइज इन व्हाटएवर हैज बीन पेड और व्हाटएवर हैज बीन गिवन एज लोन, जो लोन के तौर पे दिया गया है। तो उसमें कई सारी चीजें देखी गई हैं, मल्टीपल थिंग्स हैव बीन सीन, कि हम लोन के तौर पे जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा किस तरीके से दे रहे हैं और वो किसको जा रहा है। तो इसमें इंक्रीज देखा गया है। देयर हैज बीन अ डबल डिजिट ग्रोथ, और वी हैव रीच्ड द डबल डिजिट इन टर्म्स ऑफ लोन्स। ये बहुत अच्छी बात है। अगर लोग बोरो कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो पैसा कहीं तो लगा रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, डिफॉल्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीज है ये ग्रोथ दिखाता है, ग्रोथ दर्शाता है। हैज बीन ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स फॉर ऑलमोस्ट 8 months नाउ, रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट एन अपटेक इन इन्वेस्टमेंट एपेटाइट। भाई जो बोरो कर रहा है वो कोई इन्वेस्ट करेगा या कुछ खरीदेगा, डिमांड करेगा। सो क्रेडिट ग्रोथ हैज रीच्ड 17.45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9.85% है। तो गैप बढ़ गया है, ये नेगेटिव भी है बाय द वे। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देखिए जाके, कि बैंकों के पास डिपॉजिट के रूप में 10 रुपए आते हैं, लेकिन लोन मांगने के रूप में 18 रुपए की डिमांड आती है कि लोन इतना चाहिए, लेकिन आपके पास डिपॉजिट्स नहीं है। यहां तक कि एक स्टेट में एसबीआई के जो बैंकर हैं वो भोपू लेकर जो है वो चढ़े, मतलब स्पीकर लेकर, लाउड स्पीकर लेकर सड़कों पे घूम रहे थे कि हमें डिपॉजिट कर दो पैसा, डिपॉजिट कर दो, डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट क्यों कर दो? डिपॉजिट ही नहीं होगा तो लोन कहां से दोगे? तो ये चीज है। तो दिस बेसिकली टेल्स इन्वेस्टमेंट एपेटाइट हैज इंक्रीज्ड एंड द डिमांड हैज इंक्रीज्ड। फॉलोड बाय दैट द इनपुट कॉस्ट प्रेशर। इनपुट कॉस्टिंग जो बढ़ रही थी, जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी की वजह से बढ़ रही थी, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही थी, उस कॉस्ट को भारत सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश करी थ्रू पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये बहुत ओवरयूज टर्म है लास्ट 1-2 सालों में, लेकिन वाकई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका फायदा दिखाया गया है या फायदा मिला है। So PLI scheme is offering an impetus to manufacturing, although the gains are skewed in favor of larger companies. Fresh investments are expected in renewables, EVs and battery tech. इन सब में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है भारत सरकार की, जो है यहां पे हो रहा है। तो अगर इनपुट कॉस्ट का प्रेशर था वो चीज खत्म हो रही है, वेन हो रही है, इट इज गेटिंग ओवर। ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा इनपुट है। और इसी के साथ साथ जो एक दूसरा पॉइंट जुड़ा है वो ये है कि इन सारी चीजों के लिए, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो टेक हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ये एक ग्लोबल मेंटालिटी आ गई है आफ्टर कोविड,
that now we should look towards an alternative to China. चाइना +1 स्ट्रैटेजी की चीन में है तो चीन से एक कदम आगे बढ़ो, +1 देखो, दूसरी कंट्री कौन, हु इज द सेकंड कंट्री। और एशिया में इसलिए आते हैं क्योंकि लेबर क्लास ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। सो चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो आप देख पा रहे हैं being adopted by most MNCs is a very big opportunity. Now it depends on us. Are we able to capitalize it? Foxconn, Samsung, they have established their plants over here. So given that Beijing is vacating large amounts of space in low skilled and unskilled labor intensive manufacturing, textile, shoes, leather, ceramics, India has a chance to fill part of this vacuum. वो भर पा रहे हैं। चाइना +1 जिसको +1 और C+1 भी कहा जाता है is the business strategy to avoid investing only in China and diversify businesses into some other countries. तो ये चीज है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था क्रेडिट में बढ़ोतरी है, ग्रोथ है। वो लोन दिया जा रहा है, लेकिन लोन किसको दिया जा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स को, बड़े बिजनेस हाउसेस को नहीं, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को जो लोन्स लेते हैं विच आर स्मॉल टिकट लोन्स। तो स्मॉल टिकट लोन्स टर्म लेंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट्स, यानी कि छोटे लोगों को, स्मॉलर फर्म्स को आप लोन्स दे रहे हो ओवर 2 years, ये टर्म लेंडिंग हो रही है एंड इट वुड बी रिकवरेबल फ्रॉम देम, उनसे ये चीज रिकवरेबल होगी। तो यहां पे जो हम देख पा रहे हैं दैट इट इज लीडिंग टू this kind of a development where people are borrowing for investments and it definitely mops up demand भी बढ़ती है। तो ग्रोथ हुई, इन्फ्लेशन हुआ, और इन्फ्लेशन अगर है तो डिमांड हो रही है, लोग चीजें खरीद रहे हैं। यदि लोग चीजें खरीद रहे हैं तो भारत का टैक्सेशन कलेक्शन भी बढ़ता है। तो हर महीने के हिसाब से यदि आप जीएसटी कलेक्शंस देखें, जीएसटी कलेक्शंस आर रिकॉर्ड हाई कलेक्शंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and so is the direct tax collection again by the government of India, कि टैक्स के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है कोविड के बाद से लेकर अभी तक। अभी आप दिवाली देखें, दिवाली के बाद शादियों का सीजन देखें, जीएसटी कलेक्शंस हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स इफ यू कंपेयर देम इवन विद प्री पैंडेमिक लेवल्स। पैंडेमिक के पहले से कंपेयर करोगे तो भी बहुत ज्यादा है, पिछले साल के कंपैरिजन में तो ज्यादा है ही, पैंडेमिक के पहले से भी ज्यादा है। मतलब वी हैव रीच्ड दैट लेवल जहां पे डिमांड हो रही है। States too have shown some decline in their consolidated deficits and net market borrowings. क्यों डिक्लाइन है? क्योंकि पैसा, रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है और आपको डेफिसिट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस का 49% ग्रोथ है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का 20% है, ओवरऑल 34% है, और इतना टैक्सेशन कलेक्शन है 20.27 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ 2021 और 27.07 ट्रिलियन है इस साल का फाइनेंशियल ईयर 2027 का। 7 ट्रिलियन रुपीस से जो है वो कलेक्शन बढ़ा है। इट हैज बीन अ मैसिव डिमांड स्प्री। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं इस साल, यानी कि 2022 में दीज थिंग्स हैव बीन सीन और हैव बीन विजिबल। तो आपको कैसा लग रहा है पॉजिटिव्स जानकर कि भारत ने किस तरीके से इन चीजों पे परफॉर्म करा है? इट हैज मैसिवली परफॉर्म्ड। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव्स, बिफोर कमिंग टू द नेगेटिव्स, आई अगेन लाइक टू टेल यू दैट स्टडी आईक्यू कोर्सेज आर लाइव। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज में इसी तरीके से हम डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताएंगे। जो आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच जो है ये 2 जनवरी से शुरू हो चुका है, और ये जो बैच है ये आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा जीएस का सिलेबस कवर करवाएगा। इंटायर जीएस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस वुड बी कवर्ड, जिसमें आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स 1000+ लाइव आवर्स के थ्रू पूरी कवरेज करवाएंगे। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी और मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे। ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है सांघी लाइव, if you use my code, these things are available to you only at 17,500 rupees। और इसके साथ साथ जितने SIP 2023 के एस्पिरेंट्स हैं जो 2023 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप कोड यूज करके SIP क्रैश कोर्स का बैच सिर्फ और सिर्फ 5500 का पा सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन गेन। तो आप जरूर यूज करें और आप गेन करते रहे नॉलेज। हम लोगों के द्वारा, हम सारे के सारे एजुकेटर्स मिलकर आपको
आपकी प्रिपरेशन के लेवल को एनहांस करेंगे, तो मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। कोड यूज करें और बैचेस को सब्सक्राइब करें। So let's come to the negatives. Let's also look at the negatives. जब तक हम क्रिटिकल नहीं होंगे तब तक हमें रियलिटी पता नहीं चलेगी, क्योंकि हम हर चीज में ठीक नहीं हो सकते। वी आर अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दूसरी कंट्रीज के एक्शंस भी हमें अफेक्ट करते हैं। द एक्शंस बाय अदर कंट्रीज also affect us. So there is a huge list of negatives also that impact us, जो आप देख पा रहे हैं। तो ब्रीफ में आपको सारे के सारे नेगेटिव्स जो है मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें इंपैक्ट करती हैं, what all things impact us. Let's see. So there are certain external factors. So there are certain external factors that basically impact us big time. बहुत ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इंपैक्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, बाहरी फैक्टर्स का। सबसे पहले उसमें जो फैक्टर है वो है यूक्रेन रशिया वॉर। दिस हैज ह्यूजली इंपैक्टेड द एंटायर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स। यहां पे चीजें आना मुश्किल हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट होना मुश्किल हो गई हैं। उसी के साथ साथ प्राइसेस ऑफ ऑयल हैव रिजन ड्रास्टिकली। हालांकि भारत पे राइज इन ऑयल प्राइसेस का उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सप्लाई चेन पे फर्क पड़ता है, तो उसकी वजह से चीजें हमारी महंगी हो गई हैं। यूक्रेन वॉर। सेकंड इज इन्फ्लेशन इन यूएस, which led to increase in Fed rates, which eventually would lead to what? It would lead to cooling of inflation and eventually leading to recession. In totality, अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप कम्युनिटी में 2.5 लाख से ऊपर लोग फायर हो चुके हैं। ये ग्लोबल आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से यूएस में आपने सुना होगा मेटा ने 11,000 लोग फायर कर दिए, Amazon ने इतने हजारों लोग फायर कर दिए। तो लोगों की फायरिंग स्प्री चल रही है, थ्रू आउट चल रही है, बिग टाइम। सो इट इज लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड लास्टली, चाइना के ग्रोथ के आंकड़े रिवाइज कर दिए हैं आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने। इट हैज कम डाउन, इट हैज बीन स्लैश्ड बाय हाफ, इट हैज बीन स्लैश्ड बाय 50%. Which is why this would definitely impact all the economies which are dependent or associated or related to China in any way. भाई चाइना में स्लो डाउन अगर आया, वहां अनएम्प्लॉयमेंट हुई, वहां की मैन्युफैक्चरिंग वीक हुई, तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। ना तो वो इंपोर्ट करेंगी और ना ही वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारे ऊपर इंपैक्ट होगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट चाइना को 25 से 30 बिलियन डॉलर का है और वो बढ़ने की संभावना थी, तो वो कम होकर सिर्फ 15 बिलियन डॉलर रह जाएगा। 10 बिलियन डॉलर का लॉस ऑफ बिजनेस है, तकरीबन 80 से 90 हजार करोड़ का लॉस ऑफ बिजनेस होगा इंडियन बिजनेसमैन को। तो देखते हैं यहां पे क्या क्या चीजें हैं। व्हाट ऑल आर वी ट्राइंग टू सी इन दीज टर्म्स, हैव अ लुक। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मैंने आपको चीजें बताई, यूक्रेन वॉर ड्रैग्स थ्रेटनिंग एंड एनर्जी लिंक डाउनटर्न इन द ईयू, इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ईयू को थ्रेटन करोगे आप तो वो भारत से इंपोर्ट करना बंद कर देगा, सिंपल। यूएस कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद कूलिंग इन्फ्लेशन प्रेशर, वो फेड रेट्स बढ़ा रहा है, तो यहां से इन्वेस्टमेंट जो है ड्राइव हो रही है, यूएस वापस जा रहे हैं, रिसेशन आने वाला है। एंड सेकेंडली, स्लम ग्रोथ इन चाइना, इट हैज बीन एस्टिमेटेड, इट हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 8.1 to 4.3%। वर्ल्ड बैंक ने जो एस्टिमेट करा था 4.3, उसका 2.7% कर दिया। चाइना जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, गोइंग इनटू अ सस्टेन्ड स्लम्प। There is mounting evidence that the global economy will slow sharply next year. So it is a huge downturn. ये बहुत massively हमें affect करने वाला है। इसके बाद आप और negatives देखेंगे। There are certain terms which are discussed, which I'd like to explain to you that how are these negative for Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी terms negative क्यों है और ऐसा क्या हुआ है। So the first term is protectionism. Protectionism is the first term. Basically, when any economy or any government, जब कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी सरकार अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, if it wants to protect itself or it wants to protect its domestic industry, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो प्रोटेक्ट करना चाहती है,
तो वो ड्यूटीज या टैरिफ्स लगाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, या कई चीजें बैन कर देते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे कहा जाता है प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी। क्योंकि स्लो डाउन आने वाला है तो आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहरी इंडस्ट्री से ज्यादा वैल्यू करोगे, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिस वजह से कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू अडॉप्ट समथिंग बाय द नेम ऑफ प्रोटेक्शनिज्म और प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रैटेजीज। Followed by that, the second term or a new term I would say is deglobalization. Deglobalization. Deglobalization का मतलब यह है कि आप इंटरडिपेंडेंस दूसरे देशों पे कम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, डीग्लोबलाइज कर रहे हो। जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल है ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट ईयू से अलग हुआ, वो एक संगठन में था, ग्लोबलाइज था, कनेक्टेड था, इंटरकनेक्टेड था, अलग हो गया, उसने अपने आप को डीग्लोबलाइज कर लिया है। इट इज अ डीग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, व्हिच मींस दैट यू आर नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द अदर इकोनॉमी। जब आप डिपेंडेंट नहीं हो तो उससे दोनों इकोनॉमीज को फर्क पड़ेगा। अगर हम दूसरी अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट ना हो या वो हम पे डिपेंडेंट ना हो तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सीधा अफेक्ट हो जाएंगे। सो इट्स लीडिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। And lastly, another term is balkanization. Balkanization का मतलब है कि आप बाल्कन्स में छोटे छोटे रीजन्स में आप एक बड़ी अर्थव्यवस्था को या बड़ी कंट्री को या एक सॉवरेन स्टेट को डिवाइड करते हो और फिर देखते हो उसमें से कौन सा एरिया फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और फाइनेंशियल बाल्कनाइजेशन, जस्ट टू सी कि इस एरिया से मुझे इतना रिटर्न आ रहा है, इस एरिया से मुझे इतना टैक्स कलेक्शन आ रहा है, इस एरिया का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है मेरे कंट्री की ग्रोथ में, बाकी एरियाज का नहीं है। Balkanization is happening. Then you start focusing all your energies only on the area which is giving you maximum returns, which is an incorrect concept, which is an incorrect approach. ये गलत अप्रोच है। तो इन चीजों पे फोकस आ गया है दुनिया का कि क्या हो रहा है। Higher protectionism, greater fervor of deglobalization, and more economic balkanization. A worrying prospect for countries such as India that are keen to tap exports as a driver for growth. ये तीनों चीजें हमारी एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करेगी, तीनों चीजें। तो हम मेक इन इंडिया के थ्रू जो ऑब्जेक्टिव, जो सपना देख रहे हैं कि हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, वो चीज खत्म हो जाएगी गिवन दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज ग्रोन एट ओवर 7% फॉर अ डेकेड विदाउट एक्सपोर्ट्स। जब तक इतना ग्रोथ नहीं होगा तब तक, और जब तक इतना ग्रोथ हो रहा है एक्सपोर्ट्स के रूप में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो इतनी ग्रो नहीं हो पाएगी इकोनॉमी। द प्रोटेक्शनिस्ट मूड अराउंड द वर्ल्ड इज अ मेजर डैम्पनर फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। This is something which is leading to what? It's a negative for Indian economy because exports would be affected. इन तीनों terms का मतलब मैंने यहां पे दिया हुआ है। These are the meanings which have been given over here. You can have a look when you download the PDFs. उसके बाद जो है financial anomaly. Financial anomaly का मतलब क्या है? What does it mean? इसका बेसिक मतलब है, इसको देखिए एक बड़ा डिफरेंट कंपैरिजन है कि प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि आपका हमारा कंजम्पशन जो है बड़ा है लेकिन उस रेट पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट उसके आधे रेट पे मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं बढ़ रही है। सो प्राइवेट कंजम्पशन इज हैपनिंग एट ग्रोइंग ओवर एट 9%, whereas मैन्युफैक्चरिंग हैज shrunk by over 4%, इज वरिंग। मैन्युफैक्चरिंग तो कम हो गई, कंजम्पशन बढ़ गया, तो कैसे पूरा करोगे? एक तो वैसी डिमांड कम है, जितनी डिमांड हो रही है उतनी भी आप नहीं पूरी वो कर पा रहे हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। So part of this can be explained by falling exports. Export उतना नहीं हो रहा तो लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। The other plausible reasoning is that the consumption growth is being driven by the upper income groups. ये चीज पता है क्या है? Higher middle income और higher income groups या higher upper middle class जो लोग होते हैं वो इन चीजों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। They are not able to rise. They are not so upper middle class जो है वो डिमांड करते रहेंगे, शायद उनके ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, जो मासेस है, उन पे बहुत फर्क पड़ रहा है। उनके लिए आप प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हो। चाइना से एक्सपोर्ट होना अगर कम हो गया तो उनकी डिमांड पूरी कैसे होगी? और वो अगर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? आपके पास टैक्स कलेक्शन कैसे आएगा? दिस टाइज इन विद द शार्प इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द लास्ट 6 months. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये चीज हो रही है। और इसके बाद फाइनली जो एक स्ट्रैटेजी आती है वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की। हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आर वी एबल टू यूटिलाइज?
द रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट टू द पोटेंशियल आउटपुट, एक्चुअल कितना है, पोटेंशियल कितना है, सो इट होवर्स अराउंड द 75% mark, which is 3/4 mark. Minor uptick but continues to hover around this. Unless this goes up on a sustained basis, private investments are unlikely to pick up perceptibly. Private investments तब तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक आप पोटेंशियल उतना इन्वेस्ट नहीं करोगे, या पोटेंशियल उतना डिमांड नहीं होगा, उतना आउटपुट नहीं आएगा. If these things don't happen, then we won't be able to rise. We won't be able to reach a particular level. तो ये सारे नेगेटिव्स थे. एमएसएमई फर्म्स जो है वो अफेक्टेड है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे. इसलिए बाय द वे मैं आपको बता दूं, एमएसएमईज के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं उसमें से 40% आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं. 40 to 50% आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं. तो अगर एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे तो एमएसएमईज का बिजनेस अफेक्ट होगा. एमएसएमईज का बिजनेस अफेक्ट होगा. एमएसएमई 10 करोड़ से ऊपर लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देती है, उसमें से बहुत बड़ी जनसंख्या अनएम्प्लॉय हो जाएगी. So these are the factors which are leading to so many problems, or which might lead to multiple problems in the year 2023. 22 तो अच्छा निकल गया, लेकिन इस साल के जो नेगेटिव्स हैं उनके स्पिल ओवर इफेक्ट्स, उनके छींटे 2023 में पड़ेंगे, वो हमें देखने हैं. तो यही चीज हमें लाते हैं चैलेंजेस पे, what are the challenges that are up for us in the next year. तो चैलेंजेस हमारे लिए क्या है, चैलेंजेस क्या है, देखिए. मैनेजिंग इन्फ्लेशन, ऑल्दो आरबीआई ने मैनेज करा है, आरबीआई हैज मैनेज्ड इन्फ्लेशन टू अ ग्रेट ट्यून. आरबीआई हैज डन अ वेरी गुड एफर्ट. देखिए हमारा रेपो रेट बढ़ा के आरबीआई ने 4 से 6.25% पे कर दिया है, 6.25, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो 7-8% पे था वो इन्फ्लेशन कम होके 5.88% पे आ गया. लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन ज्यादा है. इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई. फूड इन्फ्लेशन इज लेस. जेनेरिक इन्फ्लेशन उतना ही है जितना पहले था, मतलब वो उसकी प्रिटी मच लीनियर फ्लैट लाइन है. So managing inflation is a very big thing on the cards of RBI, and RBI cannot keep on going increasing the increasing the rate. वो रेट बढ़ाते ही चला नहीं जाएगा. It is not possible. और करना भी नहीं चाहिए. Then India's significant dependence on imported stuff. Oil एक major चीज है. Energy at 4% of the country's GDP. is a challenge that shows up on the balance of payment prices. ये हमेशा दिखेगा. तेल देखिए महंगाई होता जाएगा, तो गनीमत हो रशिया हमें 20-25% डिस्काउंट पे तेल इशू कर रही है, लेकिन ऑयल इज समथिंग दैट वुड डेफिनेटली बी हार्ड ऑन आवर इकोनॉमी. बीओपी क्राइसिस यहां पे इसलिए होगी क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स की वैल्यू तेल की वजह से उतनी ही रही, या मतलब ये मार्जिनली अफेक्ट होगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगी. ये मार्जिनल, ये सिग्निफिकेंट. तो ये डेफिसिट जो है ये डेफिनेटली बढ़ जाएगा. इट वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द डेफिसिट. एंड लास्टली, द बुयंसी इन फार्म आउटपुट notwithstanding rural wages. एग्रीकल्चरल आउटपुट. एग्रीकल्चर इज द मेनस्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी. देखिए एग्रीकल्चर का जीडीपी में उतना है कंट्रीब्यूशन, 17-18% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट में बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन है. आधी जनता जो है, आधी वर्किंग जनता जो है, वो एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंडेंट है. यदि एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिवली अफेक्ट हो, इन्फ्लेशन ज्यादा हो, चीजें उनको ना मिल पा रही हो, प्लस भारत सरकार उनको बेसिक चीजें ना अवेल करवा पा रहा हो, या सब्सिडाइज बेसिस पे इनपुट्स ना दे पा रहा हो, तो दैट सेक्टर वुड बी हेविली अफेक्टेड. So the challenge for Government of India is to maintain the agriculture sector the way it was functioning in a healthy fashion. Maintenance of that sector is more important as compared to the maintenance of the manufacturing sector or the service sector. Service sector के लिए तो कुछ करना ही नहीं है आपको. Service sector आपका कैश काउ है. सर्विसेज हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जो हमें पैसा आएगा उस पर हम 18% जीएसटी देते रहेंगे, 1/3 इनकम टैक्स देते रहेंगे. वो तो सरकार को पता है इतना पैसा आ रहा है. सरकार सर्विसेज को लेके कुछ नहीं करती. मैन्युफैक्चरिंग का एफर्ट सरकार ने अभी शुरू करा है 7-8-10 साल से. एग्रीकल्चर पे हमेशा से फोकस रहा है, वो फोकस रखना पड़ेगा. क्यों? 2 रीजंस की वजह से. पहला तो ये वोट बैंक है, और दूसरा वो अगर अनएम्प्लॉय हुए तो जाएंगे कहां, वेयर डू दे गो. तो ये चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस जो है ये बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू लुक एट ऑल दीज चैलेंजेस इन अ प्रॉपर फैशन. तो ये चैलेंजेस भारत सरकार को तरीके से, ढंग से, तसल्ली से बैठ के देखने पड़ेंगे. तो जैसा हम हर क्लास के एंड में करने की कोशिश करते हैं, we'll try to summarize whatever we have done. Report card of 2023. How has the Government of India functioned in the year 2022? What have been the positives? What have been the negatives? Let's quickly summarize
all of these things. So India in 2023, positives जैसा आप देख पा रहे हैं, नियर टर्म ग्रोथ आउटलुक लुक्स पॉजिटिव, ये ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नीचे है. ट्विन बैलेंस, अपटिक इन बैंक क्रेडिट, अपटिक इन केपेक्स साइकिल, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा. लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट्स यानी कि रिटेल लोन्स, रोबस्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में जो है बढ़ोतरी देखी गई है. एग्रीकल्चरल ग्रोथ, these are positives of 2022, but the positives don't come without negatives. नेगेटिव चीजें क्या रही हैं जो कि मैंने आपको बताया. पहली नेगेटिव चीज यूएस का इन्फ्लेशन और उसका काउंटर इन्फ्लेशनरी मेजर, उसके सिवा यूक्रेन वॉर और एनर्जी प्राइसेस. चाइना की ग्रोथ अगर स्टेबल नहीं है तो उसके इंपैक्ट इंडिया पे डेफिनेटली पड़ेगा. एनोमली के रूप में मैंने आपको दिखाया, प्राइवेट कंजम्पशन ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन देखा गया है. कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन कम है, एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम है. एंड डिस्ट्रेस अमंग एमएसएमईज व्हिच एम्प्लॉयज अ मैसिव प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. तो अगर एमएसएमई इंडस्ट्री अफेक्ट होती है तो रूरल एरियाज के लोग बहुत मैसिवली अफेक्ट होते हैं. तो दीज आर द नेगेटिव्स. 2023 के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या संकट आने वाला है? मैनेजिंग इन्फ्लेशन, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी विच मीन्स fuel, which means crude, petroleum, and finally contracted rural wages. यहां पे लोगों की अनएम्प्लॉय होने की संख्या ज्यादा हो सकती है. So here we come to the end of this topic. This is a question that you can answer. सवाल कहता है how protectionism and deglobalization mood around the world can hamper growth of emerging economies like India. Discuss. इसको डिस्कस करें. So guys, as you know that Study IQ has come up with its courses on Foundation and SIP Plus. कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करिए. सारे के सारे कोर्सेज जो है वो लाइव है और मेरा कोड यूज करेंगे तो यू वुड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. द कोड इज सांघी लाइव, ये कोड है और इस वक्त मैसिव डिस्काउंट्स है, न्यू ईयर डिस्काउंट्स है जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल है. भारत सरकार की रिपोर्ट कार्ड है. इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो पीडीएफ जिससे मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर. और डिस्कोर्स करना है, बात करनी है, डिस्कशन करना है, एक वार्तालाप करनी है. डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है भाई, करो डिस्कोर्स. उसके लिए मेरे साथ ट्विटर पे जुड़े. ट्विटर हैंडल है आयुष सांघी. तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी फंक्शन कर रही है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आपका दिन, आपका साल शुभमय, मंगलमय हो. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.